आइए आज हम लोग 20/9/2022 के द्वितीय पाली साइंस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। किसी वस्तु का वजन क्या है हवा में? 10 न्यूटन है। तो बताएंगे आप लोग कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है आपको बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ये जो n है, n का मतलब न्यूटन हुआ। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो n मतलब न्यूटन। और न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। ठीक है, उस वस्तु द्वारा हटा गए द्रव का वजन क्या होगा? ठीक है, तो इसका वजन हो जाएगा आपको 2n। ये न्यूमेरिकल है, हम लोग न्यूमेरिकल उसको सॉल्व नहीं करते हैं। जो जानकारी लेनी थी ले लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और इस न्यूमेरिकल का सॉल्व हम लोग एक दिन सारे क्वेश्चन का करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो बताइए एकल परमाणविक में क्या सब है? तो एकल परमाणविक के अंतर्गत जो है आपको क्या सब आता है? हीलियम आता है ना, नियोन आता है और आर्गन आता है। बोलिएगा, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो हीलियम है, नियोन है और आर्गन है। तो बताइए हीलियम का संकेत क्या होता है? आर्गन का क्या होता है? आर्गन का AR होता है। नियोन का क्या होता है? NE होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एकल परमाणु का उदाहरण कौन कौन सा है? हीलियम, आर्गन और नियोन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। बताइएगा, त्वरण को हम लोग स्मॉल g से हम लोग सूचित करते हैं। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। बोलिएगा, पृथ्वी पर इसको रखना ही पड़ेगा, दूसरा गुंजाइश नहीं है। इसको रटिए आप लोग, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। चलिए ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं? कौन चीज से? स्मॉल जी से। और बड़ा जी किस से? गुरुत्वाकर्षण। अब ये बताएंगे आप कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है? है ना, सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में, देखिए घरेलू विद्युत परिपथ का मतलब समझ लीजिए। आप अपने घर में जैसे कि विद्युत से जुड़ा हुआ कौन कौन काम करते हैं? पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, आयरन करते हैं। तो ये सब घरेलू विद्युत परिपथ हुआ। ठीक है, और तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है, उदासीन तार का मतलब क्या हुआ? जिसमें करंट नहीं होता है। उदासीन तार का मतलब जिसमें करंट नहीं होता है। एक तार में करंट नहीं होता है, तो वो तार जो है कौन कलर का होता है? याद रखिए, बैटरी वाला अगर इसको पहचानना है ना, तो बैटरी जो ये बड़ा वाला बैटरी सब जो होता है ना, इन्वर्टर सब का जो यूज़ किया जाता है, उसमें आप देखिएगा लाल वाला में करंट रहता है और काला वाला में करंट नहीं रहता। जिसमें करंट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। तो बताइए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? काला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला रहता है। किस परिपथ में? घरेलू विद्युत परिपथ में। परिपथ का अंग्रेजी बताइए। सर्किट। क्या होता है? सर्किट। धारा का अंग्रेजी होता है करंट। क्या होता है? करंट होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? और गर्म तार? गर्म कहेगा तो लाल याद रखिएगा, जिसमें करंट रहता है। ठीक है, ठंडा तार अगर बोले तो वो आपको काला हो जाएगा, क्योंकि ठंडा का मतलब क्या? उसमें करंट नहीं लगेगा। बात समझ गए? अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? कौन सा लक्षण प्रभावी है? ठीक है, तो फूलों की अक्षीय स्थिति। फूलों की अक्षीय स्थिति इनमें से कट कर देंगे। कौन सा लक्षण प्रभावी है? फूलों की अक्षीय स्थिति। इस लाइन को आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको प्रभावी है, तो पढ़िए इसको, 2-4 बार पढ़िए। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है। ये सूत्र आपको बैक के क्लास में बताए थे, संरचना सूत्र भी बता दिए थे, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है रेटिना, और रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। तो रेटिना जो है प्रकाश को परावर्तित करता है। ध्यान से सुनिए, रेटिना जैसे कि जरा देखिए, अभी रोशनी सूरज का आ रहा है, वो हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है और फिर वहाँ से वो क्या होता है? परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित मतलब वह ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। कैसे आता है? ऐसे आता है और ऐसे आता है। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन के नियम क्या है?
परावर्तन के हम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जैसे ही ऐसे आता है वो ऐसे निकल जाता है, तो उसके बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि रेटिना जो प्रकाश को परावर्तित करती है वो कहाँ पर? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करती है कहाँ पर? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में। बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी आपको याद रखना है, ये नया क्वेश्चन भी है, तो इससे एक क्वेश्चन सीख लीजिए। रेटिना को और क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। और एक चीज और सीखिए कि आंख पर कैसा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, वस्तु से छोटा की बड़ा? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक बनता है। तो बताइए रेटिना जो है प्रकाश को, ठीक है, तो बताइए रेटिना को क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। चलिए अब एक बात बताइए आप लोग कि दृष्टि पटल जो है ना, दृष्टि पटल उसको हम लोग रेटिना कहते हैं ना। तो आंख पर कौन सा, आंख में कौन सा लेंस रहता है? निम्नलिखित में किस द्रव की वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? अभी जस्ट बताए थे ना कि मिट्टी तेल का वाष्पीकरण दर क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वह क्या होता है? देखिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा मिट्टी तेल लीजिए, थोड़ा सा पेट्रोल लीजिए, थोड़ा सा डीजल लीजिए, उसको एक बर्तन में आप रखिए, ठीक है, मतलब 3 बर्तन में 3 जगह पर रखिए। आप थोड़ा देर वेट कीजिए, थोड़ा देर के बाद पता चलेगा आपको कि सबसे पहले क्या उड़ गया? पेट्रोल। सबसे पहले पेट्रोल उड़ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल का वाष्पीकरण का दर सबसे अधिक था और उससे कम किसका था? मिट्टी डीजल का था। और डीजल से कम किसका था? मिट्टी तेल का। जो जितना महंगा होगा वो उसका वाष्पीकरण ज्यादा होता है। गैस को खुला छोड़ दीजिए, तुरंत वाष्प बन करके उड़ जाएगा। इसका मतलब कि पेट्रोल से भी ज्यादा वाष्पीकरण किसमें था? गैस। समझ गए बात समझ रहे हैं? तो वाष्पीकरण दर सबसे अधिक जो होगा, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जरा आइएगा, किस द्रव का वाष्पीकरण अधिक है? पेट्रोल का। तो एक ऑप्शन में है पेट्रोल, दूसरा है नाखून पॉलिश रिमूवर। सही बात है, नहीं समझे इसका मतलब? समझते हैं आप लोग, यूज भी किए हैं। थीनर, आप जो अलता लगाते हैं, अलता लगाने के बाद जब जो मिटाने की जरूरत होती है थोड़ा सा लगा देते हैं, रुई से ऐसे कर देते हैं, उसी को तो बुलाता है, क्या बुलाता है? उसको बुलाता है आपको नाखून पॉलिश रिमूवर। रिमूव मतलब होता है क्या चीज़? हटाने वाला। रिमूव मतलब क्या होता है? हटाने वाला। हाँ बिल्कुल, हटाने वाला। चलिए, तो किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होगा? पेट्रोल तो ये आपको पेट्रोल का सर्वाधिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर नाखून पॉलिश रिमूवर समझे कि नहीं समझे आप? देखे हैं, यूज किए हैं? अरे पानी के जैसा वो रहता है नाखून, जैसे कि मान के चलिए जो ये इस नाखून में आपको नहीं लगाना है, इस नाखून में जैसे ये वाला अलता नहीं लगाना था कलर, तो दूसरा लगाएगा, तो थोड़ा सा डाल दीजिए, हटा दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। तो उसको थीनर, मतलब थीनर बोलिए या फिर नाखून पॉलिश रिमूवर बोलिए। देखिए रिमूव का मतलब क्या होता है? मोबाइल से मैं देखते हुए रिमूव लिखा रहता है, REMOV, रिमूव। रिमूव मतलब हटाना। क्या होता है? हटाना। नाखून पर जो पॉलिश किए हैं उसको हम लोग हटाते हैं, उसको रिमूवर कहते हैं। जैसे बीट होता है, तो बीट पर देखिएगा लिखा होता है हेयर रिमूवर, मतलब उससे बाल हटा सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए यहाँ ऑप्शन सी में है अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब बताइए? शराब होता है। तो शराब को भी आप क्या कीजिए कि कहीं पर किसी वस्तु में रखिए, थोड़ी देर वेट कीजिए, क्या पता चलेगा आपको? पता है? शराब भी उड़ जाता है। शराब में आग भी तुरंत पकड़ लेता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर और अल्कोहल। इस तीनों में सबसे अधिक वाष्पीकरण दर किसका होता है? पेट्रोल का होता है। बात समझ गए? चलिए अगला है, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये प्रश्न याद ही हो जाएगा। एक बात बताइए, आप जो खाते पीते हैं और खाने पीने के बाद आपके शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होता है वो मल मूत्र के माध्यम से हम लोग को निकल जाता है। तो मल मूत्र जो निकलता है जिस शरीर के अंग से, वो अंग को हम लोग उत्सर्जी अंग कहेंगे। मेरा बात समझे कि नहीं, ये बताइए। मल मूत्र या शरीर का हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर के जिस अंग से निकलता है उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। बात समझ गए? जैसे कि किडनी उत्सर्जी अंग में आता है। अगर किसी का, आप सुनिएगा, किसी का किडनी खराब हो गया, पता चलता है कि उसको डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस के माध्यम से आपको गर्दन पर ऐसे करके टाका, ये चीरा लगाएगा। तो उत्सर्जन का मतलब हमने क्या बताया आपको? उत्सर्जन का मतलब होता है हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना। तो आप बताइए, जिस अंग से शरीर से बाहर निकलेगा उसको कौन सा अंग कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। उत्सर्जी अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। तो यहाँ कर है उत्सर्जन प्रणाली को हम बता रहे थे किडनी के बारे में। आप सुने होंगे किसी को गाँव घर में किडनी खराब हो गया। किडनी खराब हो जाने के बाद उसका डायलिसिस क्या आता है? जैसे गर्दन के पास चीरा यहाँ लगाता है, यहाँ लगाता है, फिर आपको जो है ये जांग है, यहाँ पर चीरा लगाता है, यहाँ पर चीरा लगाता है, कभी यहाँ पे चीरा लगाता है। ये सब चीरा लगाने के बाद सबका उसको नस में ना पाइप को डाल करके
और इसके बाद जो है सो आप जितना पैखाना पेशाब सब जो रहता है सबको खींच लिया जाता है उस मशीन के माध्यम से, क्योंकि किडनी जब खराब होता है तो मलमूत्र नीचे नहीं आता, जाता ही नहीं है, क्योंकि वो वर्क ही नहीं करता है। तब वो जो है सो यहाँ पर नस से जोड़ता है, मतलब पाइप लगाता है नस में, और इसके बाद यहाँ से सब खींच लेता है। फिर आपको जो है फिर 2 दिन 3 दिन, मतलब वैसे तो 1 दिन पर ही कराना चाहिए, लेकिन पैसा बहुत खर्च होता है, 1 दिन का 5,000 लगता है। पैसा लगने के कारण से जो है लोग जो है सो वो मलमूत्र जो है 2 दिन पर निकालता है। अगर 2 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, 3 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी व्यक्ति के शरीर में पूरा मलमूत्र पूरा फैल जाएगा, ब्लड में घुस जाएगा। जब घुसेगा इसका तो वो जहरीला बनता है, जहरीला होने का फिर उसका शरीर क्या आता है, फूल जाता है। शरीर फूलेगा, फिर शरीर पीला हो गया, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसा किडनी का पेशेंट जब भी आए आपके गाँव घर में ऐसा देखने को, तो उस पर आप ऐसा परीक्षण कीजिएगा, ऐसा देखिएगा, उस पर ऑब्जर्व कीजिएगा, ऐसा अवलोकन कीजिएगा आप लोग कि सर जो बताए थे यह किस टाइप का है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा आप लोग। तो ये किडनी 2 किडनी होता है, तो 2 किडनी में से एक भी किडनी अगर काम करेगा तो शरीर सुरक्षित रह सकता है। अगर दोनों किडनी का काम नहीं करेगा तो शरीर सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो याद रखिए। तो अब अभी किडनी के बारे में बताए थे ना, तो किडनी के बारे में जो आपको बताए थे, तो बताइए किडनी का हिंदी क्या होता है? वृक्क होता है। तो देखिए है किडनी तो वृक्क। मूत्रवाहिनी भी 2 को होता है। मूत्रवाहिनी मतलब मूत्र जो बाहर निकलता है उसका भी 2 आपको पार्ट्स रहता है बना हुआ, 2 ठीक है। तो मूत्रवाहिनी भी 2, वृक्क भी 2 होता है। इसके बाद आपको मूत्राशय मतलब जहाँ पर मूत्र जमा होता है, और एक मूत्र मार्ग। तो ये सब जो है सो अभी जस्ट बताया ना, उत्सर्जन अंग मतलब जिस मार्ग से निकलता है। तो देखिए मूत्र मार्ग तो पता ही है आपको निकलेगा, मूत्राशय भी जहाँ मूत्र जमा होता है। इसके बाद मूत्रवाहिनी, ये भी आपको याद रहेगा। इसके बाद किडनी के बारे में तो आपको डिटेल्स बता ही दी है कि किडनी में क्या होता है। देखिए किडनी का सबसे मेन काम है आपके शरीर में आप जो खाना खाए और उसमें जो हानिकारक पदार्थ है उसमें उसको पेरैया करना। पेरैया करने का जितना हानिकारक पदार्थ है किडनी जो है सो निकाल देता है। किडनी बाहर भेजा, फिर मलमूत्र के मार्ग के माध्यम से बाहर निकल गया। तो बताइए अब हमको कि उत्सर्जन अंग के उदाहरण बताइए आप लोग। अब अच्छा से समझ में आप लोगों को आ गया, भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब 2 चीज याद रखिएगा। आपको पहले से पता था किडनी कितना होता है? 2। और मूत्रवाहिनी 2। आज पता चल गया ना। तो मूत्रवाहिनी कितना होता है? 2। चलिए अब उसे तो किडनी निकालने वाला आता भी नहीं है, नहीं पहले आता था किडनी निकालने के लिए। अगला है देखिए तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है? देखिए ये आप तत्व को कट कर दीजिए। मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? मैग्नीशियम सल्फर के साथ तो बताइए अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है? आयनिक बंधन बनाता है। कौन सा बंधन बनाता है? मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है? आयनिक बंधन बनाता है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस इस तीनों में दिया जाता है? बताएंगे डीपीटी। और देखिएगा जैसे डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से आपको परट्यूसिस होता है। क्या होता है? परट्यूसिस बोलिएगा, परट्यूसिस बोलिएगा, परट्यूसिस। और टी से हो गया आपको टिटनस। तो बताइए डीपीटी से नाम से स्पष्ट है कि नहीं? डी से, पी से परट्यूसिस, परट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी, और टी से टेटनस हो गया। तो आप समझ में आ गया, भूलिया नहीं ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है देखिए ये डीपीटी समझ गए। अच्छा बीसीजी टीका जो लगाया है कैसे रोगी को बताइए आप लोग? सही बात है, 6 रोग यानी कि अगर जिसको टीबी हो जाए उसको, ये टीबी हो जाए तो नहीं यार, टीबी होने से पहले ही टीका लगाया जाता है ताकि नहीं हो। जैसे 24 घंटा के अंदर, जैसे बच्चा जब पैदा लेता है तो 24 घंटा के बाद ही उसको ये टीका लगाया जाता है। अगला है TAB टीका, HIV टीका, HIV टीका भी लगाया जाता है। बात समझ गए? एड्स बीमारी का यह टीका है HIV टीका। बात समझ गए? चलिए अगला है निम्नलिखित में से इसको कट कर देंगे। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइए अनवीकरणीय का मतलब बता दिए कि नहीं? कोयला को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अनवीकरणीय जंगल को कर सकते हैं, हवा को कर सकते हैं, जल को कर सकते हैं, कर सकते। बात समझ में आ गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है जो भ्रूण के बाहरी त्वचा से उत्पन्न होता है? ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा उत्तक है जो भ्रूण के, भ्रूण तो समझते ही है ना, जहाँ पर बच्चा मतलब अटका हुआ रहता है, घर में रहता है, ठीक है। तो बाहरी त्वचा यानी कि एक्टोडर्म है ना, भ्रूण के बाहरी त्वचा से उत्पन्न होता है, उसका नाम है तंत्रिका उत्तक। क्या नाम है? कौन सा उत्तक है जो भ्रूण के बाहरी त्वचा से उत्पन्न होता है? तो तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक है। बात समझ गए यहाँ तक? चलिए
ठीक है। तो भ्रूण के बाहरी त्वचा से जो उत्पन्न होता है वो कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक। और याद रखिए तंत्रिका ऊतक जो है ना शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। तंत्रिका याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको जो जहर भी पी लेता है ना, कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है तो उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है ना वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है? आदमी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु हम लोग घोषित कर देते हैं। घोषित कब घोषित करते हैं? जब उसका तंत्रिका तंत्र काम करना छोड़ देता है। आप उसको सुई भी चुभाइएगा फिर ये पता नहीं चलेगा। कल बताए थे ना कि अगर कोई कीटनाशी दवा पी लेता है तो क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो बताइए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय ऊर्जा का स्थल किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल भी उसको कहा जाता है। चलिए अगला है MACS 1407। इसको बोलिएगा जरा। देखिए MACS 1407 जो कि अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। मतलब क्या हुआ? कीट मुक्त का मतलब हुआ जिसमें कीट नहीं लगे, जिसमें कीट पतंग, कीट समझते हैं ना, कीट मतलब कीड़ा। तो MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली क्या है? प्रजाति है। और वो क्या है? तो सोयाबीन। मतलब ये प्रजाति है। देखिए इसमें कुछ अधूरा है। प्रजाति से पहले लगा दीजिए किसकी प्रजाति है? सोयाबीन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? सोयाबीन प्रजाति है। तो आपसे पूछेगा कि MACS 1407 यह किसकी प्रजाति है? MACS 1407 किसकी प्रजाति है? MACS 1407 किसकी प्रजाति है? कैसे याद रखिएगा बताइए? देखिए ऐसे याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति ना MSc किया तो MSc कैसे किया? सोयाबीन खा खा के किया, क्योंकि सोयाबीन में ज्यादा प्रोटीन मिलता है। इसलिए MSc 1407 क्या है? तो सोयाबीन की एक प्रजाति है जो अधिक उपज देने वाली होती है। देखिए किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग समझते हैं। किंगडम प्लांटी हाँ बैक्टीरिया वाला था तो वो दूसरा बात था। वो किंग मोनेरा था, ठीक ना। तो यहाँ पर है किंगडम प्लांटी में शामिल है। तो किंगडम प्लांटी में क्या शामिल है? देखिए शैवाल और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए किंगडम प्लांटी में जो शामिल है इसको आप लोग को बोलना होगा और जल्दी से बोलिए 4-5 बार इसको। चलिए एक बार पुनः बताइए आप लोग कि किंगडम प्लांटी में शामिल कौन कौन सब है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो याद हो गया आप लोग को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन रोकने के लिए। देखिए पहाड़ के क्षेत्रों में मृदा का अपरदन समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद हो जाएगा। यह है सोपानी कृषि। पहाड़ी क्षेत्र में देखिए जब पहाड़ वाला एरिया होगा वहाँ पर खेती होता है कि नहीं बताइए आप लोग? किस पर होता है खेती? पहाड़ पर ही होता है। तो पहाड़ पर जब पानी गिरेगा तो देखिए सीढ़ीनुमा खेती होगा। तो याद रखिएगा कि सीढ़ीनुमा खेती में मिट्टी का अपरदन होगा कि नहीं? पानी जो गिरेगा तो पानी से मिट्टी कटेगा, कटते हुए नीचे चला जाएगा ना। वही कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर अपरदन को रोकना है, किस अपरदन को? मिट्टी के अपरदन को। मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाएंगे? सोपानी कृषि को अपनाएंगे। कौन कृषि को? तो याद कर लीजिए पहाड़ पर जब हम लोग जाएंगे तो सुपारी खा के जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो प्यास लग जाएगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए बताइए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? नम लोहा या मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से त्वरण का मात्रक कौन नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता, और किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 104 में ऑक्जेलिक अम्ल जो कि किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए ऑक्जेलिक अम्ल में जेलिक लगा हुआ है। ठीक है। तो जेल जो अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो जेल में ही कमाकर खाएगा। कमाकर क्या खाएगा? टमाटर खाएगा। तो इसलिए सोच लीजिए कि ऑक्जेलिक अम्ल किसे मिलेगा? टमाटर में। ट्रिक क्या बताए? ऑक्जेलिक में जेल है और जेल में कमाकर टमाटर खाएगा। इसलिए ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? टमाटर है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण से टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए अगला है प्लाज्मा झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वह आपको किसकी बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। तो आप लोग बताएंगे कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। देखिए
फॉस से प्लाज्मा, फॉस से प्रोटीन याद हो जाएगा। प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद आपको फॉस्फोलिपिड से क्या है, फॉस्फोलिपिड से बताइए। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो आप तुरंत पाना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।